हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज। मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मिथिलेश यादव आपको जब हम अपनी जो इनकम टैक्स जो सेशन चल रहा है उसको हमने जो इनकम फ्रॉम जो पीजीबीपी वाला जो हेड है हमने आपको पढ़ा चुके हैं। उसमें जो पीजीबीपी में जो हमारी डिडक्शन जो अलाउ है वो वाला कॉन्सेप्ट हमने इससे प्रीवियस जो क्लास ली थी उसमें आपको समझा दिया है। आज फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम अपने जो नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे डिडक्शन डिसअलाउ। ओके, तो जो डिडक्शन जो डिसअलाउ है उसके लिए जो चार्जिंग सेक्शन है वो है चार्जिंग सेक्शन 42, चार्जिंग सेक्शन 43B। ओके, तो चार्जिंग सेक्शन जो 40 है या 43 जो बी तक जितने भी डिडक्शन हमारी आती है वो आती है डिडक्शन डिसअलाउ के अंतर्गत। ठीक है ना। ओके फ्रेंड्स, तो ये पीजीबीपी के अंतर्गत जो भी डिडक्शन डिसअलाउ है वो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो हमारे यदि आपको इनकम टैक्स से संबंधित कोई भी अगर क्लास को देखनी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके और हमारी क्लास को ज्वाइन करें और आपको हर कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर और बहुत ही विद एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बहुत ही अच्छे से समझाए गए हैं। और हर टॉपिक जो कॉन्सेप्ट हमने समझाए हैं उसके लिए जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी अलग अलग सेपरेट एग्जाम में पूछे हुए हैं या फिर हमारे जो पूछने की संभावना है आगे इन फ्यूचर, तो उसके क्वेश्चंस को हमने इंक्लूड करते हुए और आपको क्लासें ज्वाइन इसमें आपको प्रोवाइड की है। ठीक है फ्रेंड्स। ओके, तो आज जो हमारे मिथिलेश कॉमर्स क्लासेस है आपको आप हमारे जो चैनल है इसको आप लाइक शेयर एंड सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें और जो ऑल नोटिफिकेशन है उसमें ऑल जो बेल आइकन का जो ऑल नोटिफिकेशन है उसको ऑन करें। जब मैं न्यू क्लास आपके लिए अपलोड करूँगी तो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ओके, तो जो हमारे आज हम पढ़ेंगे वो है जो डिडक्शन है वो डिसअलाउ वाला जो कॉन्सेप्ट है जो पीजीबीपी यानी जो प्रॉफिट एंड गेन जो बिजनेस है प्रोफेशन है उसके लिए जो भी हमारी डिडक्शन है वो हमें अलाउ नहीं होती है। वो वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से इसमें अंडर सेक्शन है वो किस अंडर सेक्शन है वो किसको इंक्लूड करते हैं। ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा है इनएडमिसिबल डिडक्शन यानी अस्वीकार्य जो कटौती है। तो हमारी जो अस्वीकार्य कटौती है यानी जो हमें डिडक्शन है वो हमें अलाउ नहीं होती है, उस संबंध में हम पढ़ेंगे कौन कौन से है कितने % हमें डिडक्शन अलाउ नहीं की जाएगी। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल है इसमें पेमेंट मेड आउटसाइड इंडिया विदाउट डिडक्शन टैक्स, यानी कोई भी हमारे जो बिना टीडीएस काटे यदि भारत के बाहर यदि हम पेमेंट करते हैं। ठीक है ना। बिना टीडीएस काटे, टीडीएस का आपको फुल फॉर्म इसमें पता होनी चाहिए यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, या जो भी हमारे टैक्स डिडक्शन एट सोर्स है उसका टीडीएस को बिना ही काटे यदि हम कहाँ करते हैं जो पेमेंट करते हैं वो आउटसाइड ऑफ इंडिया यदि हम उसका पेमेंट करते हैं तो उस संबंध में हमें क्या होगी, हमें 100% विल बी डिसअलाउ, जो हमें डिडक्शन जो अलाउ होगी वो हमें नील होगी यानी कि हमें जो डिडक्शन है वो कोई हमें अलाउ नहीं की जाएगी। ठीक है, यदि टीडीएस बिना काटे भारत के बाहर यदि हम पेमेंट करते हैं। सेकंड हमारा इसमें केस है कि यदि हम बिना टीडीएस जो काटे यदि भारत में यदि इसका भुगतान करेंगे तो उस केस में हमें जो डिडक्शन जो डिसअलाउ होगी, क्योंकि हम कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं डिडक्शन डिसअलाउ वाला हम आज ये आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। तो इसके लिए यदि बिना टीडीएस काटे यदि भारत में यदि उसका भुगतान करेंगे तो उसके यानी पेमेंट मेड इन इंडिया विदाउट डिडक्शन जो टैक्स यदि जो टीडीएस काटे बिना यदि भारत में यदि उसका पेमेंट करेंगे तो उस केस में हमारे जो डिडक्शन जो डिसअलाउ होगी वो कितनी % होगी, वो हमारे जो 30 विल बी डिडक्शन जो डिसअलाउ होगी। ठीक है ना। और इसमें यदि इसका रिवर्स यदि कोई भी क्वेश्चन आपको बना के पूछ ले कि जो हमारे बिना टीडीएस काटे यदि भारत में यदि उसका पेमेंट करते हैं तो टैक्स का, तो उस संबंध में यदि हमारे जो कितनी डिडक्शन है वो अलाउ होगी तो वो हमें 70% डिडक्शन तो अलाउ होगी, लेकिन 30% जो डिडक्शन है वो होगी डिसअलाउ। ओके फ्रेंड्स। ओके, और जो हमारे इनकम टैक्स संबंधी जो भी डिडक्शन है वो हमें कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं की जाएगी। ठीक है। और यदि कोई भी हमारी पेनल्टी पेड की जाती है ऑफिसर ऑफ लॉ यानी जो कानून के यदि हम क्या करते हैं ऑफेंस करते हैं उल्लंघन करते हैं उस पर यदि कोई भी हमें पेनल्टी यदि हम पेमेंट करते हैं तो उसके ऊपर भी हमें कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं की जाएगी। ये अंडर सेक्शन 40A अंतर्गत हमें बताई गई है कि इनएडमिसिबल जो डिडक्शन यानी जो अस्वीकार्य है जो भी कटौती है उसके लिए अंडर सेक्शन कोड से है 40A। ओके, तो इसके जो ये वाले जो कॉन्सेप्ट है बिना टीडीएस काटे भारत के बाहर भुगतान, इसके लिए ये पूछा गया है कि इसके लिए कितना % है वो डिडक्शन डिसअलाउ किया जाएगा। तो इसके लिए जो 100% है वो डिडक्शन डिसअलाउ किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स।
ओके, ये हमारे एंटी यूजीसी जो नेट एग्जाम है उसमें ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, और जो जेवीएनएल जो एग्जाम है उसके अंदर भी ये काफ़ी बार क्वेश्चन हमें पूछा गया है। हम जितने भी कॉन्सेप्ट आपको कराएंगे उसके जो लास्ट में हम आपको जो जीबीपी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जो अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर इन फ्यूचर पूछे जाएंगे, तो वो संभावित जो क्वेश्चन को इंक्लूड करते हुए आगे इसकी जो टेस्ट सीरीज हमें आगे वाली क्लास में इसको आपको प्रोवाइड कराएंगे। ओके, तो कोई भी चीज़ अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो इसमें जो हमें एसयू कार्य जो कटौती है जो, तो उसके लिए अंडर सेक्शन 40 ए के में हमें किस किस को शामिल किया गया है। फर्स्ट है पेमेंट मेड द आउटसाइड इंडिया विदाउट डिडक्शन टैक्स, जो भी हमें बिना टीडीएस काटे यदि भारत के बाहर भुगतान करेंगे तो उसके में डिडक्शन कितनी डिसअलाउ होगी 100%। हम आपको बार बार इसलिए रिकॉल करवाएं ताकि आपको क्लास में ही अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। कितने यदि टीडीएस बिना काटे यदि भारत के बाहर यदि पेमेंट करेंगे तो 100% डिसअलाउ होगी फ्रेंड्स, ये याद रखना। इसमें हम डिसअलाउ वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं आज, ठीक है। जो डिडक्शन अलाउ वाला कॉन्सेप्ट है इससे पिछले वाली क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं। यदि आप क्लास ज्वाइन करनी है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लास ज्वाइन करें। ओके, और हमारे चैनल मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स। ओके, सेकंड हमारा पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट देखते हैं हम। हाँ, सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा पेमेंट मेड इन इंडिया विदाउट डिडक्शन टैक्स, बिना टीडीएस काटे भारत में भुगतान। यदि भारत, मैंने आपको अभी समझा दिया है, यदि बिना टीडीएस काटे यदि इन इंडिया में यदि हम पेमेंट करते हैं टैक्स का तो उसके लिए हमें 30% क्या होगा, डिसअलाउ होगा। और हमें अगर यदि पूछ लिए डिडक्शन अलाउ कितनी होगी तो हमें अलाउ होगी वो होगी 70%। ओके, रिवर्स क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। हमें दोनों बेस से हमें तैयार रहना है, चाहिए हमें उसका रिवर्स पूछो या फिर हमें उसका इजी वे सिंपल पूछो, ठीक है ना। इसके लिए हमें अच्छे से इसको याद रखना है। थर्ड है इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के लिए भी हमें डिडक्शन क्या होगी, डिसअलाउ होगी। एनी पेनल्टी पेड ऑफेंस ऑफ लॉ, यदि कोई भी हमें लॉ, कोई भी कानून के यदि हम उल्लंघन करते हैं उसके लिए यदि हमें कोई भी पेनल्टी का पेमेंट करना पड़ता है तो उस केस में भी हमें डिडक्शन क्या होगी, हमें डिडक्शन डिसअलाउ होगी। ओके फ्रेंड्स। ओके, अंडर सेक्शन 40A के संबंध में, ठीक है ना। ये अंडर सेक्शन भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जो हर एग्जाम्स में हमें को, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो एग्जाम्स हो या फिर वो सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम हो, यानी बीकॉम बीबी वगैरह सी इंटर वाले जो भी हमारे एग्जाम्स हैं सभी में ये वाला क्वेश्चन तो 100% हमें पूछा जाता है, चाहे वो एंटी यूजीसी एग्जाम हो, आरपीएस असिस्टेंट जो प्रोफेसर हो। हमारे जो आपकी जो हम जो आपको क्लास दे रहे हैं ये बाईलैंग्वेज क्लास दे रहे हैं, और इसके क्या है कि इसमें हमारे जो भी मोस्ट जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छे से क्लियर आपको समझाए जा रहे हैं, और इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी आपको इंक्लूड करके और क्लास को और ज़्यादा स्पेसिफिक बनाया जा रहा है, ठीक है ना। ओके, तो हमारा सेकंड है ये पार्टनर रेम्यूनरेशन, यानी कोई भी साझेदार का जो रेम्यूनरेशन है उसको देखो हमने आपको बताया था यदि डायरेक्टर रेम्यूनरेशन होता है तो उसके लिए हमने जो हमारी क्लास है इनकम फ्रॉम सैलरी वाली उसको आप ज्वाइन करें। उसमें हमने आपको बताया था यदि डायरेक्टर कोई भी रेम्यूनरेशन है तो उसको हम इनकम फ्रॉम अदर हेड है जो अंडर सेक्शन 56 है उसके हम इंक्लूड करते हैं। लेकिन यदि हमारा पार्टनरशिप यदि कोई भी रेम्यूनरेशन है उसको हम पीजीबीपी के अंतर्गत हमें इंक्लूड करते हैं। हमने ट्रिक बताया था पार्टनरशिप यानी पीजीबीपी। ओके फ्रेंड्स। ओके, तो पार्टनरशिप जो रेम्यूनरेशन है इसके लिए हमारे अंडर सेक्शन ये पूछी गई है कि जो पार्टनरशिप जो रेम्यूनरेशन की जो अंडर सेक्शन है वो कौन सी होती है, तो वो होती है 40B। कौन सी होती है पार्टनरशिप रेम्यूनरेशन की जो साझेदार का जो पारिश्रमिक की जो हमारे अंडर सेक्शन है वो है 40B। और 40A किसके लिए है, जो जो एडमिसिबल जो डिडक्शन के लिए अस्वीकार्य जो कटौती के लिए, ठीक है ना। तो इसमें डिडक्शन के लिए क्या दे रखा है, फॉर फर्स्ट इज 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट, यानी जो बुक प्रॉफिट हमारे जो 3 लाख है वो हमें इसमें कंसिडर दे रखा है कि हमारे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 3 लाख के जो भी बुक प्रॉफिट है उसको लेंगे। इसमें है कि 1.5 लाख मतलब 150 लाख ये, और 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट जो भी देखो इसमें से दोनों भी क्या होगा, जो भी हायर होगा उसको हम कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। देखो इसमें समझने की कोशिश करो, यदि हमारे पास 5 लाख का बुक प्रॉफिट है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कितना लेंगे, 5 लाख को नहीं लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे 3 लाख को, ठीक है ना। और 3 लाख का कितना परसेंट, 90%। 3 लाख का 90% क्या होगा, तो हमने आपको समझाया है यदि हमारे 5 लाख कोई भी बुक प्रॉफिट है तो उसके लिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कितना लेना है, 3 लाख लेना है। और जो 3 लाख का 90% या फिर 1.5 लाख, ठीक है ना, दोनों में से क्या होगा, जो हायर होगा उसको हम इसमें इंक्लूड करेंगे। सेकंड है हमने जो हमारा जो 2 लाख बचेगा, जो बैलेंस हमारा जो बुक प्रॉफिट बचेगा, यानी जो हमारा 3 लाख तो उसको हमने ऊपर कंसिडर कर लिया है, और हमारा जो बैलेंस कितना बचेगा, फॉर एग्जाम्पल 2 लाख हमारा जो बुक प्रॉफिट यदि बैलेंस बचता है तो बुक प्रॉफिट का कितना लेंगे हम, 60%, ठीक है ना फ्रेंड्स। ओके, तो इन दोनों का हम ऐसे पार्टनरशिप रेम्यूनरेशन को हम कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना। देखो, और यदि हमारा कोई भी बुक प्रॉफिट है, यदि हमारा 2 लाख है,
2 लाख में क्या करेंगे, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल 3,90,000 या फिर 1.5 लाख रुपये। तो 2 लाख का 90% यानी 1,80,000 यानी 1,80,000 रुपया, या फिर 1.5 लाख, दोनों में से क्या होगा हायर क्या होगा 1,80,000। तो 1,80,000 हमारा क्या होगा पार्टनरशिप रेमुनरेशन हो जाएगा, ठीक है ना। हमने आपको 3 लाख से मोर देन और 3 लाख से लेस देन दोनों ही कंडीशन आपको समझा दी गई है। ओके, तो इसमें देखो, तो हमने बता दिया इसमें कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा 3 लाख है बुक प्रॉफिट उसको लेंगे। तो 3 लाख का कितना, 3 लाख का 90% या फिर 1,50,000 दोनों में से क्या होगा, विच एवर इज द हायर, जो भी हायर होगा दोनों में से उसको हम इसमें इंक्लूड करेंगे। फिर हमारा जो बैलेंस बचेगा, जो हमने अभी एग्जाम्पल को आपको बताया था, जो हमारा जो 2 लाख का जो बैलेंस बचेगा, 2 लाख का जो हमारा जो बैलेंस बच रहा है उसका हम कितना कर लेंगे 60%, दोनों को हम ऐड करके और हमें पार्टनरशिप रेमुनरेशन हम कैलकुलेशन कर देंगे, ठीक है ना। इसमें एक नोट दे रखा है, जो नोट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारे NTUGC एग्जाम में 2018 वाला है, या फिर हमारा जो RPS असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों में ही क्वेश्चन पुटअप किया गया है। और अलग सेपरेट एग्जाम में भी ये JNL एग्जाम में भी ये पूछा गया है कि जो हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन है या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो हमारा ऋण पे जो भी इंटरेस्ट बनता है या फिर हमारा जो कैपिटल पूंजी पे जो भी इंटरेस्ट बनता है, दोनों ही केस में जो इंटरेस्ट की रेट कितनी होगी वो होगी 12% पर एनम, यानी वार्षिक के हिसाब से, ठीक है ना। प्रति जो हमारे वार्षिक है, वार्षिक के हिसाब से 12% हमें इसमें इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, इसमें इंटरेस्ट रेट दे रखी है। ओके, तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है। ये वो जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से क्लियर आपको हमने समझा दिया गया है, ठीक है। और इसमें जो इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे जो रेट दे रखी है स्पेसिफिक, वो दे रखी है 12% पर एनम के हिसाब से। ओके, ये हमें आपको याद रखनी है। ओके फ्रेंड्स, ओके नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारी क्या है, पेमेंट मेड टू स्पेसिफिक पर्सन। देखो ये जो स्पेसिफिक पर्सन है उसको यदि हम पेमेंट करते हैं तो उस केस में हमारे कैसे इसमें डिसअलाउ होगी डिडक्शन, वो देखते हैं। एक्सिव पेमेंट मेड टू स्पेसिफिक पर्सन विल द डिसअलाउ, जो भी निर्दिष्ट व्यक्ति को किया गया अधिक भुगतान को कटौती नहीं मिलेगी। कितनी इसमें स्पेसिफिक लिमिट दे रखी है, यदि उससे एक्सेस यदि हमें किसी भी एक्सिव जो पेमेंट करते हैं, यानी कोई भी निर्दिष्ट यदि स्पेसिफिक यदि पर्सन को यदि हम कोई भी यदि अमाउंट का पेमेंट करते हैं, कितना टाइम जो हमारी लिमिट दे रखी है उससे यदि मोर देन यदि हम भुगतान करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो हमारे लिए जो डिडक्शन होगी वो क्या होगी, डिसअलाउ होगी, ठीक है। तो इसमें कौन सा केस है, इसमें देखते हैं। इसमें दे रखा है कि इफ़ पेमेंट मेड टू पर्सन इन एक्सीड ऑफ द 10,000 इन ए 1 डे देन अदर देन अकाउंट पे चेक और एनी बैंकिंग जो चैनल विल बी डिसअलाउ। देखो इसमें क्या कह रखा है कि यदि कोई भी स्पेसिफिक वो पर्सन है उसको यदि हम 1 डे यानी एक दिन में यदि एक पर्सन को यदि हम कितना करते हैं 10,000 से अधिक यदि हम उसको पेमेंट भुगतान करते हैं, तो उस केस में कैसे भुगतान करेंगे उसको, बिना अकाउंट के बिना वो पे जिस चेक से बैंक के माध्यम से किया जाए, बिना चेक के माध्यम से, बिना बैंक के माध्यम से यदि हम इन हैंड यदि कोई भी कैश यदि 10,000 से मोर देन यदि किसी स्पेसिफिक व्यक्ति को यदि हम पेमेंट करेंगे तो उसके लिए हमें कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं की जाएगी। ओके फ्रेंड्स, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अच्छा यहाँ से क्वेश्चन अच्छा पुटअप होता है, बनता है इसमें, ठीक है। ओके, स्पेसिफिक पर्सन है उसके लिए अंडर सेक्शन कितने बताई थी हमने अंडर सेक्शन बताई थी अंडर सेक्शन 48(2). ओके, और पार्टनरशिप रेमुनरेशन के लिए हमने जो अंडर सेक्शन बताई थी वो बताई थी अंडर सेक्शन 40(b). ओके, और जो इन एडमिसिबल जो डिडक्शन है उसके लिए हमने जो अंडर सेक्शन बताई वो बताई है अंडर सेक्शन 40(a). ओके फ्रेंड्स, ओके आगे देखते हैं हमारा आगे का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो आगे हमारा है, ये है डिडक्शन विल बी अलाउ देन पेमेंट एक्चुअली पेड। देखो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा पुटअप किया गया है कि देखो हर क्वेश्चन हर कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आपके लिए ये क्वेश्चन अलग अलग से इसको हमारा मेथड चेंज करके उसका और हमें ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। देखो इसमें है डिडक्शन विल बी डिसअलाउ व्हेन पेमेंट एक्चुअली पेड। कटौती डिडक्शन तभी ही मिलेगी जब वास्तव में उसका भुगतान किया जाए। जब हम कोई भी डिडक्शन है उसको तभी हमें उसको डिडक्शन अलाउ की जाएगी जब हमें यदि उसका वास्तव में उसका हम एक्चुअल में उसका पेमेंट यदि हम करते हैं। वो अंडर सेक्शन है 43(b). ओके, अंडर सेक्शन कौन सी है इसमें 43(b). ओके, टैक्स फर्स्ट नंबर है टैक्स। यदि टैक्स का यदि हम पेमेंट करेंगे तो ही हमें उसकी क्या होगी, हमें डिडक्शन अलाउ की जाएगी, ठीक है ना। सेकंड है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट टुवार्ड एम्प्लॉई वेलफेयर फंड। यदि कोई भी एम्प्लॉयर है यदि वो देखो हमने आपको जो अंडर सेक्शन जो कौन सी बताई थी 36 वाली बताई थी ना, उसके डिडक्शन अलाउ बताई थी, तो उसके संबंध में ये डिसअलाउ ये बता रखा है
कि इसमें जो एम्प्लॉयर है यदि एम्प्लॉय की जो वेलफेयर यानी जो कल्याण जो कोष है तो उसके लिए यदि वो कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर कोई भी नियुक्त है यदि वो कर्मचारी के लिए वेलफेयर फंड में यदि कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसके लिए डिडक्शन अलाउ कब होगी, वो एक्चुअल में यदि उसका पेमेंट करेगा ना तो ही उसको डिडक्शन अलाउ की जाएगी। ओके। थर्ड है इसमें बोनस एंड कमीशन टू एम्प्लॉय, यदि कर्मचारी को कोई भी बोनस देते हैं या कमीशन देते हैं, यदि एक्चुअल में कोई भी कर्मचारी को वास्तविक में बोनस या कमीशन दिया गया है तो तभी हमें इसकी डिडक्शन अलाउ की जाएगी, अदरवाइज हमें इसकी डिडक्शन अलाउ नहीं की जाएगी। ओके। फोर्थ है इंटरेस्ट ऑन द लोन टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, यानी जो वित्तीय संस्थान से जो भी हमें लोन लिया गया है, टेकन किया गया है, जो भी लोन हम लेते हैं उस पर यदि हम ब्याज का भुगतान करेंगे तो भुगतान एक्चुअल में करेंगे तो ही हमें उसका डिडक्शन अलाउ की जाएगी। ओके। ओके। आगे हम जो कुछ प्रोविज़न अलग से और पढ़ते हैं वो है मिसलेनियस प्रोविज़न, यानी विविध जो प्रावधान है कुछ जो बचे हुए हैं वो हम आगे इस हेड में पढ़ते हैं। इसमें हमारा ये है हाँ सेक्शन 44A टू सेक्शन 44AE, जो सेक्शन 44A है और इसे लेके 44A ही है, इसके लिए जो मिसलेनियस जो प्रोविज़न है उसके लिए हम कंसिडर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी ये है कंपल्सरी मेंटेन टू बुक्स ऑफ द अकाउंट। देखो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा जो एनटी जो यूजीसी एग्जाम है उसके में भी ये पुटअप किया गया है, और जो आरपी असिस्टेंट प्रोफेसर है इसमें भी ये वाला क्वेश्चन पुटअप किया गया है। जो कंपल्सरी मेंटेन टू जो बुक्स ऑफ द अकाउंट है वो कौन से अंडर सेक्शन के अंतर्गत हमें कंपल्सरी रूप से मेंटेन करनी होती है बुक्स ऑफ अकाउंट की, तो बुक्स ऑफ अकाउंट को हमें मेंटेन करनी कंपल्सरी है वो है अंडर सेक्शन 44AA। ओके। इसमें है इन केस ऑफ द स्पेसिफाइड जो प्रोफेशन, यानी विनिर्दिष्ट जो पेशे की दशा में हम बुक्स ऑफ अकाउंट को कब क्या करेंगे, हम उसको मेंटेन करेंगे। ये हमें कुछ स्पेसिफिक जो क्राइटेरिया लिमिट दे रखी है, तो यदि वो उसको यदि हम फुलफिल करते हैं, यदि हम उसको पूरी करते हैं उस कंडीशन को, तो ही हमें ये बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने की कंपल्सरी है। ओके। इन ग्रोस रिसिप्ट एक्सीड जो 1,50,000 इन ऑल द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, यदि गत वर्ष से ठीक पूर्व के जो हमारे देखो असिस्टमेंट जो हमारा ईयर है 2023-24, इसका जो प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा 2000 जो 22-23 हो जाएगा। तो इससे जो गत वर्ष से ठीक पूर्व के यदि 3 वर्षों में उसकी जो ग्रोस जो रिसिप्ट है वो कितने से अधिक है, एक्सीड जो 1,50,000 से यदि उसकी अधिक है उसकी ग्रोस रिसिप्ट, तो उसके लिए किसमें स्पेसिफिक जो भी प्रोफेशन है पेशे की दशा में यदि उसकी जो गत वर्ष से ठीक पूर्व के 3 वर्षों में से यदि उसकी ग्रोस रिसिप्ट है वो 1,50,000 से मोर देन है, तो उस कंडीशन में उस जो प्रोफेशन जो स्पेसिफिक प्रोफेशन है उसमें हमें बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने की उसमें कंपल्सरी है। ओके। अब हम आपको बताएंगे जो स्पेसिफिक जो पर्सन है वो कौन कौन से हैं। तो स्पेसिफिक जो प्रोफेशन में आते हैं वो हमारे आते हैं प्रोफेशन यानी पेशे में कौन कौन आएगा, कौन किस चीज़ को हम इंक्लूड करेंगे, तो हमें उसको इंक्लूड करेंगे कि जो हमारा जो डॉक्टर है, देखो डॉक्टर है ये हमारी सर्विस देता है, तो जो हमें सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं वो हमारे प्रोफेशन के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। लेकिन जब हमारे जो गुड्स और जो गुड्स वस्तुओं को यदि हमारे परचेज एंड सेल करते हैं और गुड्स का ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो हमारे बिजनेस के अंदर हमें इंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या स्पेसिफिक प्रोफेशन कौन होगा, निर्दिष्ट जो पेशे वाला व्यक्ति कौन होता है, डॉक्टर होता है, वो सर्विस प्रोवाइड कराता है, तो वो क्या होगा ये प्रोफेशन होगा, ठीक है ना। सेकंड है जो आर्किटेक्चर होता है, जो वास्तुशास्त्री होता है। थर्ड है जो चार्टर्ड अकाउंट होते हैं, जो सीईओ होते हैं, वो क्या होते हैं जो वो पेशे का काम करते हैं, प्रोफेशन होते हैं, ठीक है। फोर्थ है कंपनी सेक्रेटरी CS होता है। टेक्निकल जो कंसल्टेंट यानी जो तकनीकी जो सलाह करा होता है, तो वो हमारे के लिए क्या होता है स्पेसिफिक प्रोफेशन होता है। और आगे है नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट, यानी जो कंसल्टेंट जो सलाह देता है जो सूचना प्रौद्योगिकी की, वो भी हमें क्योंकि वो सलाह देने का काम करे, वो कोई भी कुछ सर्विस को परचेज सेल करने का काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। और है इंटीरियर डेकोरेटर, जो आंतरिक जो सज्जाकार है उसको भी हम किस में कंसिडर करेंगे, स्पेसिफिक जो प्रोफेशन में हम उसको कंसिडर करेंगे। इंजीनियर को भी, और एडवोकेट वकील होता है वो भी सर्विस प्रोवाइड करता है। फिल्म आर्टिस्ट यानी जो हमारे फिल्म जो कलाकार है, तो वो भी हमें क्या हमारे लिए जो स्पेसिफिक जो प्रोफेशन है उसमें हम इंक्लूड करेंगे। जो हमने ये बताई है इस जो कंडीशन जो हमारी लिस्ट दी गई है इसको हम स्पेसिफिक प्रोफेशन में कंसिडर करेंगे। और ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है कि हम स्पेसिफिक जो प्रोफेशन है उसमें किस किस को शामिल करते हैं, तो हमें ये याद रखना है। ओके। तो बुक्स ऑफ अकाउंट जो मेंटेन करें जो कंपल्सरी है वो है अंडर सेक्शन 44AA। ओके, ठीक है ना।
हाँ, और इसमें हमने जो स्पेसिफिक जो प्रोफेशन के संबंध में हमने आपको बताई दी कि यदि वो गत वर्ष से ठीक पूर्व के 3 वर्षों में से यदि उसकी जो ग्रोस रिसिप्ट कितनी हो जाए 1,50,000 1.5 लाख से अधिक यदि उसकी हो जाए प्रोफेशन के लिए स्पेसिफिक, तो उस केस में हमें बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना कंपलसरी है। ओके, सेकंड है इन केस ऑफ द अदर प्रोफेशन एंड बिजनेस, अन्य पेशे एवं व्यवसाय की दशा में, ठीक है ना। उसमें स्पेसिफिक प्रोफेशन के लिए दिया गया था, लेकिन इसमें जो हमारे प्रोफेशन है और बिजनेस है नॉर्मल, उसको लिए दिया गया है। फर्स्ट है इन केस ऑफ द इंडिविजुअल एंड HUF, व्यक्तियों और हिंदू एवं वाजिब परिवार की दशा में क्या होगा, इफ टोटल इनकम एक्सीड 2.5 लाख ऑफ ग्रोस रिसिप्ट टर्नओवर सेल एक्सीड 25 लाख इन एनी ऑफ द 3 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर, यदि पिछले वर्षों में से किसी भी एक वर्ष में कुल आय उसकी जो हमारी ग्रोस जो रिसिप्ट है वो कितनी होनी चाहिए, उसकी 2.5 लाख होनी चाहिए, और उसकी जो हमारी क्या है टर्नओवर है, ठीक है ना, जो उसका टर्नओवर है ये सेल एक्सीड है वो कितनी होनी चाहिए हमारे 50 लाख से अबव होनी चाहिए। तो उस केस में हमें क्या होगी, इंडिविजुअल और HUF की दशा में बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने की आवश्यकता है अंडर सेक्शन 44AA। ओके फ्रेंड्स, देखो समझो, इसमें स्पेसिफिक यदि कोई प्रोफेशन दे दिया तो उसमें गत वर्ष से ठीक पूर्व के 3 वर्षों में से यदि उसकी 1.5 लाख से अधिक यदि उसकी क्या हो, उसकी ग्रोस रिसिप्ट हो, सकल प्राप्तियां हो, तो उस केस में हमें बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना आवश्यकता है, ठीक है ना, आवश्यक है। सेकंड है यदि अदर प्रोफेशन और यानी स्पेसिफिक प्रोफेशन को छोड़ के जो भी हमारे प्रोफेशन और बिजनेस है, उस केस में यदि हमारे इंडिविजुअल और HUF की दशा में हम क्या करेंगे, यदि उसकी जो टोटल जो इनकम है 2.5 लाख और उसकी जो ग्रोस रिसिप्ट यानी जो हमारे सेल करने से हमें जो भी क्या होता है इनकम होती है, ग्रोस रिसिप्ट या ग्रोस जो टोटल टर्नओवर होता है, यदि उसका 25 लाख से क्या है मोर देन है, तो उस केस में हमें बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने की आवश्यकता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। ओके, थर्ड केस है, इसमें क्या है, थर्ड केस है इन केस ऑफ द अदर पर्सन, जो भी हमारा इंडिविजुअल या HUF के छोड़ के जो भी अदर जो पर्सन है, उस केस में हम क्या करेंगे, यदि उसकी जो टोटल इनकम है वो कितनी होनी चाहिए 1,50,000 पीच, जो गत वर्ष में जो 3 साल हैं प्रीवियस ईयर जो 3 प्रीवियस ईयर है, उसमें से किसी भी यदि एक साल में यदि उसकी कितनी हो, उसकी जो ग्रोस रिसिप्ट हो वो कितनी होनी चाहिए, ग्रोस रिसिप्ट है वो 1,20,000 होना चाहिए, 1,20,000 होना चाहिए टोटल इनकम, और जो उसकी टर्नओवर है वो कितना होना चाहिए 10 लाख से अधिक होना चाहिए। तो उस दोनों ही केस में हम क्या करेंगे, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की आवश्यकता है। ओके फ्रेंड्स, ओके, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं टैक्स ऑडिट, यानी किस किस जो हमारे ये दे रखा है, हमारे जो क्राइटेरिया दे रखा है, इसको किसको हमें टैक्स ऑडिट करवाना है, यानी और जो हमें इसको जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको हम ऑडिट करवाना क्या है कंपलसरी है, किस केस में है। जो टैक्स ऑडिट है वो उसकी हमें अंडर सेक्शन याद रखनी है, वो है अंडर सेक्शन 44AB, ठीक है ना। अंडर सेक्शन 44AA किसके लिए थी, अंडर सेक्शन 44AA थी, वो थी बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना कंपलसरी है किस किस के लिए, ठीक है ना। तो हमने आपको बताई दिया उस केस में यदि जो हमारी स्पेसिफिक प्रोफेशन के संबंध में क्या थी, हमारे जो गत वर्ष से ठीक पूर्व के 3 वर्षों में से एक साल यदि उसकी कितनी है, उसकी जो 3 वर्षों में से यदि उसकी ग्रोस रिसिप्ट कितनी है 1.5 लाख से अधिक है, मोर देन है, तो उसको हमें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की आवश्यकता है। सेकंड हमने बता दिया था कि जो अदर जो प्रोफेशन और बिजनेस के संबंध में यदि इंडिविजुअल और HUF के संबंध में हमने बता दी, यदि उसकी जो ग्रोस टोटल इनकम है यदि 2.5 लाख और उसकी जो टर्नओवर है वो कितना 25 लाख से यदि अधिक है, तो उसको मेंटेन करने की आवश्यकता है बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है ना। और थर्ड हमने बता दिया अदर जो पर्सन है यानी इंडिविजुअल और HUF को छोड़ के जो नॉर्मल बिजनेस और प्रोफेशन में जो भी हमारे अदर देन जो पर्सन है उसकी यदि टोटल इनकम यदि 1,20,000 से अधिक हो, यदि उसका टर्नओवर है वो 10 लाख से अधिक है, तो उस दोनों ही केस में हमें बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने की आवश्यकता है अंडर सेक्शन 44AA। ओके फ्रेंड्स, ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जो अंडर सेक्शन 44AA में कंपलसरी है बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना, ठीक है ना। आज नेक्स्ट हम आप पढ़ेंगे इसमें जो टैक्स ऑडिट है, किस किस जो हमारे जो बुक्स है उसका की जो टैक्स करवाना टैक्स की ऑडिट करवाना उसकी क्या है कंपलसरी है, वो हम पढ़ेंगे जो अंडर सेक्शन है 44AB। फर्स्ट है इन द केस ऑफ द प्रोफेशन, देखो जो प्रोफेशन की दशा में हम बुक्स ऑफ अकाउंट का जो ऑडिट करवाना कंपलसरी है वो देखेंगे। इफ़ ग्रोस रिसिप्ट एक्सीड 5 लाख इन द प्रीवियस ईयर, यदि गत वर्ष में सकल प्राप्तियाँ उसकी जो ग्रोस जो रिसिप्ट है कितनी होनी चाहिए 50 लाख से अधिक है, मोर देन 50 लाख, तो उसको हमें बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑडिट करवाना आवश्यक कंपलसरी है CA के द्वारा, ठीक है ना, चार्टर्ड अकाउंट के द्वारा। ओके, और यदि उसको 50 लाख से यदि उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट उसकी ग्रोस रिसिप्ट कम है तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट की जो ऑडिट करवाना कंपलसरी नहीं है। ओके फ्रेंड्स, ओके। सेकंड है
इन केस ऑफ द बिजनेस, इसमें मिस प्रिंट हो गया था, ये मिस प्रिंट हो गया था, इसमें बिजनेस है, ठीक है ना, बिजनेस व्यवसाय, देखो इस हिंदी में सही दे रखा है, व्यवसाय की दशा में, मतलब कि इन केस ऑफ द बिजनेस की दशा में कब हमें बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करवाना कंपलसरी है, वो है यदि उसकी जो गत वर्ष में उसकी प्रीवियस ईयर में यदि उसका जो ग्रोस रिसिप्ट यानी जो हमारा टोटल टर्नओवर कह दो उसको, या फिर जो टोटल जो ग्रोस जो सेल्स कह दो, या फिर ग्रोस रिसिप्ट कह दो, तो यदि हमारा जो टोटल टर्नओवर है कितने से अधिक हो, 1 करोड़ से अधिक है। देखो प्रोफेशन के संबंध में हमें 50 लाख से उसके ग्रोस रिसिप्ट हमारा टर्नओवर 50 लाख से मोर देन है तो हमें टैक्स ऑडिट को करवाना कंपलसरी है। सेकंड है यदि हमारे बिजनेस के संबंध में यदि 1 लाख से क्या है मोर देन है, अधिक है, तो उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हमें टैक्स ऑडिट करवाना कंपलसरी है। ओके फ्रेंड्स, ओके सॉरी थोड़ा, हाँ आगे नोट दे रखा है, नोट क्या दे रखा है, इसमें नोट दे रखा है, सॉरी इसमें नोट दे रखा है, चलो देखते हैं हम आगे, है ना, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, सॉरी। नोट है डेट ऑफ द फिलिंग ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न, जो आयकर जो हमें इनकम टैक्स जो रिटर्न भरते हैं उसकी डेट क्या दे रखी है, उसमें 30 सितंबर पहले दे रखी थी। जो हमारे इनकम टैक्स की जो ऑडिट करते हैं तो उसमें जो डेट दे रखी थी 30 सितंबर हमें पहले दे रखी थी अमेंडमेंट से पहले, 2021-22 से पहले। लेकिन जब अमेंडमेंट हुआ है उसके लिए हमें 31 अक्टूबर इसमें हमें जो इनकम टैक्स रिटर्न की फिल करने की डेट कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 31 अक्टूबर। ओके, अभी सितंबर की जगह क्या हो जाएगी रिप्लेस होके 31 अक्टूबर। ओके, अब इसमें पेनल्टी देखते हैं। यदि कोई भी जिसको इस क्राइटेरिया में आते हैं उसको ऑडिट करवाना कंपलसरी, लेकिन यदि वो ऑडिट नहीं करवाता है तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए पेनल्टी लगेगी, तो वो होगी अंडर सेक्शन 271B 271 बी के लिए हमें ये भी हमारे लिए पूछी गई है। पेनल्टी के लिए अंडर सेक्शन कौन से है, 2021 221B, ठीक है ना। ओके, तो इसके लिए है 0.5% ऑफ द टोटल सेल या ग्रोस रिसिप्ट। देखो जो भी हमें जितना भी सेल किया है, जो भी हमें टर्नओवर हुआ है हमारा, जिससे हमें ग्रोस रिसिप्ट हुई है, उसका कितना होगा, पेनल्टी कितनी लगी, 0.5%, ठीक है ना। और मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी, मैक्सिमम पेनल्टी हम कितनी तक दे सकते हैं, ये भी हमारे क्वेश्चन पुटअप किया गया है। एंटी जो यूजीसी एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है, ठीक है ना। तो इसमें मैक्सिमम जो हमारी जो लिमिट है वो पेनल्टी की कितनी होगी, यदि हम बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट नहीं कराएंगे तो उसमें जो मैक्सिमम लिमिट है वो होगी 1.5 लाख रुपये। कितनी हो जी, 1,50,000। ओके, विच एवर द लैक्स, मतलब 1,50,000 से ज़्यादा हम पेनल्टी का पेमेंट नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे टोटल सेल्स का 0.5% और मैक्सिमम लिमिट 1,50,000 दोनों में से क्या होगी, जो भी कम होगी वो हम क्या करेंगे, अंडर सेक्शन 271B के अंतर्गत हमें पेनल्टी का पेमेंट करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, ओके। तो फ्रेंड्स हमने आपको बता दिया कि यदि हमारी क्या होती है, यदि हम पेनल्टी कितना देंगे, हम यदि हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट का यदि ऑडिट नहीं किया जाता है तो उसके लिए हम पेनल्टी देंगे, वो देंगे ग्रोस रिसिप्ट का जो हमारा 0.5% या फिर मैक्सिमम कितनी पेनल्टी होगी, 1.5 लाख तक मैक्सिमम ही पेनल्टी होगी। दोनों में जो भी क्या होगी, कम होगी, वो हम पेनल्टी को पेमेंट करेंगे, ठीक है ना। लेकिन फ्रेंड्स एक बात इसमें कॉन्सेप्ट ये भी हमें याद रखना है कि यदि कोई भी हमारी यदि बुक्स ऑफ अकाउंट यदि हम नहीं मेंटेन नहीं करते हैं तो उस केस में भी हमें जो हमारे शुल्क का जो भुगतान करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा 25,000 25,000 रुपये, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, ये भी हमें याद रखना, ठीक है। और बुक्स अकाउंट को यदि हम नहीं रखते हैं, हम मेंटेन नहीं करते हैं, तो हमें ये 25,000 का शुल्क का पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। कितने टाइम पीरियड के लिए हम बुक्स ऑफ अकाउंट को हम इसमें एटलीस्ट जो 6 ईयर है, जो रिवलेंट जो प्रीवियस असिस्टमेंट ईयर है उसके जो एंड होने से जो हमारे नेक्स्ट जो कम से कम जो 6 साल है उसके लिए हमें बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने की आवश्यकता है फॉर द इनकम टैक्स। ओके, ओके। आगे हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारी जो सेक्शन है अंडर सेक्शन जो 44AD। इसमें AD में क्या है, जो हमारे जो प्रॉफिट है उसको हम क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे, ठीक है ना। इनकेस फर्स्ट देखते हैं इसमें, इफ़ एन इंडिविजुअल एंड HUF ऑफ फर्म। देखो इसमें इंडिविजुअल, HUF और फर्म तीनों को इंक्लूड किया है, लेकिन किसको छोड़ा है इसमें, एक्सक्लूडिंग LLP में लिमिटेड लाइबिलिटी जो पार्टनरशिप है, सीमित दायित्व वाली जो साझेदारी है, उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। हैविंग जो ग्रोस टर्नओवर अप टू 2 करोड़। देखो यदि कोई भी व्यक्ति हो, इंडिविजुअल हो, HUF हो या फिर कोई भी फर्म हो, LLP को छोड़ करके यदि उसका जो ग्रोस टर्नओवर है, सकल जो आवर्त है, उसका जो ग्रोस जो रिसिप्ट सेल्स है या ग्रोस टर्नओवर है, यदि उसका 2 करोड़ तक है तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको प्रॉफिट को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें कुछ रेट दे रखी है मिनिमम, उसको हम आपको समझाने के प्रयास करेंगे।
ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए जो आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर है उसमें ये पूछा गया है, और जेईई एग्जाम है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। सीए इंटर एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में, ठीक है ना। देखो इसमें जो हमारा अंडर सेक्शन 44 AD है, इसके लिए हमें जो प्रॉफिट होता है कितना, यदि हमारा कोई भी इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, यदि कोई भी फर्म है, यदि हमारा उस तीनों की कंडीशन में यदि हमारा ग्रोस जो टर्नओवर है वो यदि 2 करोड़ तक होता है, तो हमें कुछ जो प्रॉफिट है उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। तो उसकी मिनिमम रेट हमें कितनी दे रखी है कि इतना प्रॉफिट तो हमें मिनिमम रूप से डिक्लेयर कंपलसरी है करना, ठीक है ना। वो कितना है, रेट ऑफ द मिनिमम प्रॉफिट डिक्लेयर, यानी न्यूनतम लाभ घोषित करने की दर क्या बता रखी है इसमें, 8%। देखो यदि हमें कोई भी 2 लाख तक, यदि 2 करोड़ तक यदि हमें हमारी ग्रोस रिसिप्ट होती है इन केस ऑफ द इंडिविजुअल, एचयूएफ एंड द फर्म, एलएलपी को एक्सक्लूडिंग करते हुए, छोड़ते हुए, तो हमारी जो मिनिमम जो प्रॉफिट जो डिक्लेयर रेट है वो है 8%। लेकिन बट इसमें एक केस दे रखा है, बट इफ़ एनी रिसिप्ट जो रिसीव इन बैंक, यदि हमें जो रिसिप्ट रिसीव कैसे होती है, बैंक के थ्रू यदि हमें कोई भी रिसिप्ट रिसीव होती है, तो उस केस में हम प्रॉफिट डिक्लेयर कितना करेंगे, कम से कम 6% हम क्या करेंगे, प्रॉफिट डिक्लेयर करेंगे। ओके, आगे जो पॉइंट है इसमें, नो अदर डिडक्शन विल बी अलाउ, हमें कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं की जाएगी। ओके फ्रेंड्स, ओके, कोई भी हमें डिडक्शन अलाउ नहीं की जाएगी। नो बुक्स ऑफ द अकाउंट आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन, कोई भी हमें बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं होगी इस केस में, अंडर सेक्शन 44 AD के केस में। देखो हमने आपको अंडर सेक्शन 44 AA, देखो हम हर कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं उससे पहले आपको एक बार पीछे लिंक करके पढ़ाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको पीछे वाला भी इसमें कनेक्ट करके लिंक करके आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से दोनों जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगी। देखो अंडर सेक्शन जो 44 AA बताया था हमने, बुक्स ऑफ अकाउंट बताया था, बुक्स ऑफ अकाउंट को कैसे मेंटेन करते हैं। फिर सेकंड हमने बताया था अंडर सेक्शन 44 AB, जो इसमें जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसका जो हमारी जो टैक्स ऑडिट करवाई जाती है उस केस में हमने आपको बता दिया था, ठीक है ना। और थर्ड हमने जो पेनल्टी भी इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पेनल्टी वाला बताया था, जो अंडर सेक्शन 271B के अंतर्गत जो भी हमारी जो पेनल्टी लगेगी, और जो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट यदि हम मेंटेन नहीं करेंगे तो हमें कितनी जो हमारा जो पेमेंट करनी पड़ेगी, बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं करने पर पेनल्टी लगेगी हमारी, मेंटेन ही नहीं करेंगे यदि बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर सेक्शन 44 A के तहत, तो हमें 25,000 रुपये एक्स्ट्रा उसमें हमें पेनल्टी भुगतान करनी पड़ेगी। लेकिन यदि हम ऑडिट यदि नहीं करवाएंगे बुक्स ऑफ अकाउंट की, तो हमें जो पेनल्टी लगेगी अंडर सेक्शन 271 जो B है उसके लिए, जो हमारी टोटल जो ग्रोस रिसिप्ट है उसका कितना 0.5% बताया था, और हमने बताया था जो मैक्सिमम 1.5 लाख तक हमें पेनल्टी की हमें उसको भुगतान करना पड़ेगा। ओके, दोनों में से क्या होगी, जो भी कम होगी। अब हम आपको जो अंडर सेक्शन 44 AD है, जो प्रॉफिट जो डिक्लेयर करने के लिए बताया था कि यदि हमारे को भी इंडिविजुअल है, फर्म है, एचयूएफ है, एलएलपी को छोड़कर यदि उसकी कितनी है, उसकी जो ग्रोस जो टर्नओवर है, यदि उसका 2 करोड़ से तक है, उसका कितना है 2 करोड़ तक ग्रोस टर्नओवर है, तो इस केस में यदि कितना जो मिनिमम प्रॉफिट डिक्लेयर करेगा वो 8% करेगा। लेकिन इफ केस, एक सेकंड केस और बताया था कि यदि वो जो रिसिप्ट है वो हमें कैसे रिसीव होती है, बैंक के थ्रू यदि वो रिसीव होता है, तो कम से कम हमें 6% की रेट से हमें प्रॉफिट को डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके, और इसके लिए हमें कोई भी डिडक्शन अलाउ नहीं की जाएगी, न ही हमें कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने की कोई भी आवश्यकता है। ओके फ्रेंड्स, ओके, आगे बढ़ते हैं हम। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हम आपको बहुत ही 100% बहुत अच्छे से मतलब कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। हमारी ओर से है कि स्टूडेंट 100% सेटिस्फाई हो हमारे पढ़ाने से, ठीक है। देखो इसमें है डेट हमारी, यदि आपको इनकम टैक्स कोई भी क्लास को ज्वाइन करना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके हमने पूरी इनकम टैक्स आपको क्लियर पढ़ा चुके हैं, तो हमारी क्लास में जाके आप इनकम टैक्स की क्लास को ज्वाइन करें, और आप मतलब हमारे जो क्लास है, जो मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज है, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, और ऑल नोटिफिकेशन जो ऑल नोटिफिकेशन है जो हमारा ऑप्शन है ऑन वाला, उसको ऑल को ऑन करें, ताकि जब मैं न्यू क्लास अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले उसका इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके और आप क्लास का फ़ायदा उठा सके, ठीक है ना, अपनी स्टडी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। ओके, अगले है जो डेट ऑफ द एडवांस टैक्स, जो एडवांस जो टैक्स है उसकी डेट हमें कितनी दी गई है, हमें 15 मार्च उसकी एडवांस टैक्स की डेट हमें दी गई है, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, और हमें जो टैक्स ऑडिट की जो डेट दी गई है वो हमें पहले तो 30 सितंबर था, लेकिन जो अमेंडमेंट होने हैं, जो इनकम टैक्स 2021-22 जो अमेंडमेंट संशोधन हुए हैं उसके तहत हमें 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर हमें इसमें जो टैक्स ऑडिट है उसकी हमें डेट दी गई है, ठीक है ना। ओके, ओके, फॉलोइंग द एक्सक्लूडिंग द हीच सेक्शन, देखो 44 जो हमें आपको भी आप पढ़ाया था 44 AD, इसमें कुछ किसको हमें शामिल नहीं करेंगे, स्पेसिफिक जो भी प्रोफेशन है, या फिर जो कमीशन है, ब्रोकरेज, जो एजेंट है, एजेंसी बिजनेस है, या फिर गुड्स कैरिज बिजनेस अंडर सेक्शन 4E धारा 44 AE में वर्णित माल वाहक व्यवसाय के संबंध में, ठीक है ना।
ओके, आगे हम पढ़ेंगे इसमें अंडर सेक्शन। देखो बहुत ज़्यादा सेक्शन है तो हम बार बार पढ़ेंगे तो अपना आप ऑटोमेटिक याद होने लग जाएगी, ठीक है ना। ओके, ये तो याद करनी ही पड़ेगी वही। सेक्शन है 44 ADA। देखो AD था वो बिजनेस के संबंध में था, लेकिन जो ADA है वो है पैसे के संबंध में। इन केस ऑफ द स्पेसिफिक प्रोफेशन हैविंग ग्रोस रिसिप्ट अप टू 50 लाख इन द प्रीवियस ईयर। देखो इसमें हमने आपको बताया था कि हमें जो प्रॉफिट जो डिक्लेयर करना, AD हो या ADA हो या दोनों ही हम प्रॉफिट जो डिक्लेयर करते हैं, लाभांश को जो डिक्लेयर करते हैं उसके संबंध में रिलेटिव है दोनों। AD है वो बिजनेस के संबंध में है कि बिजनेस में यदि हमारी जो टोटल जो रिसिप्ट है यदि हमारा 2 करोड़ तक है तो हमने आपको बताया था कि उसमें 8% मिनिमम हमें प्रॉफिट को डिक्लेयर करना पड़ेगा। लेकिन यदि बैंक के संबंध में रिसिप्ट प्राप्त होती है तो हमें उसमें 6% की दर से हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें प्रॉफिट को डिक्लेयर करना पड़ेगा। लेकिन अब ये हम अब जो नेक्स्ट हम पढ़ा रहे हुआ है अंडर सेक्शन 44 ADA मतलब प्रोफेशन के संबंध में, ठीक है ना, एक्स्ट्रा जुट गया इसमें। तो इसमें प्रोफेशन की दशा में है, यदि हमारा जो प्रीवियस ईयर है उसमें यदि ग्रोस रिसिप्ट हमारी 50 लाख से मोर देन है, सॉरी 50 लाख तक है, ठीक है, उसमें 2 करोड़ तक बताया था। इसमें 50 लाख तक यदि हमारी ग्रोस रिसिप्ट है उस केस में हमें जो मिनिमम जो प्रॉफिट डिक्लेयर कितना करेंगे उसकी रेट दे रखी है। रेट ऑफ द मिनिमम प्रॉफिट डिक्लेयर, न्यूनतम लाभांश घोषित करने की दर कितनी है, 50%। ग्रोस रिसिप्ट की कितनी होगी, 50%। ओके, इसमें जितनी ग्रोस रिसिप्ट होगी 100% में से उसमें 50% हमारी क्या होगी, इसमें प्रॉफिट का डिक्लेयर हमें करना पड़ेगा। ओके, उसकी रेट हमें दे रखी है और इसके लिए ना ही कोई हमें कोई भी डिडक्शन अलाउ की जाएगी और ना ही हमें कोई बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने की आवश्यकता है। और जो हमारे चाहे बिजनेस के संबंध में हो या फिर पैसे के संबंध में, दोनों ही हमारे जो डेट ऑफ द एडवांस जो टैक्स है उसकी डेट है वो 15 मार्च हमें इसमें मेंशन कर रखी है। ओके फ्रेंड्स, हमारा एक लास्ट कॉन्सेप्ट बच रहा है वो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी क्लास को आप सपोर्ट करें और हमारी क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, कोई भी टीचर हो जैसे जैसे वो पढ़ाता है उसकी जो एक्सपीरियंस है वो उसके जो स्टूडेंट है उससे वो इंटरलिंक होता है, तभी वो स्टूडेंट को आपको अच्छे से समझ में आता है। और मोटिवेट जब हमारी क्लास मोटिवेट आप शेयर करोगे या फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे तो हम मोटिवेट होकर आपको मोटिवेशन मिलता है। सबसे है कि मोटिवेशन मिलके ही आदमी क्या करता है, आगे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है, ठीक है ना। और जो स्टूडेंट है जो बहुत ज़्यादा जो कोचिंग होती है उसमें बहुत ज़्यादा फीस होती है, उसको अफोर्डेबल नहीं कर सकता, उसको भुगतान नहीं कर सकता है वो, तो उस बच्चों के लिए मीडियम जो क्लास वाले जो बच्चे हैं उसको हम इसमें इंक्लूड करते हुए उस मोटो से हम ये आपको फ्री में ऑनलाइन क्लास आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, ओके, तो आप ये हमारा जो चैनल है मिथिलेश कॉमर्स क्लासेस उसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ क्या करें, शेयर करें, ठीक है ना। ओके, अब इसमें हमारा जो लास्ट जो सेक्शन है वो अंडर सेक्शन है जो डिडक्शन डिसअलाउ, उसमें कितनी दे रखी है, इसमें मिसलेनियस जो प्रोविजन बता रहे थे तो उसमें हमें डिडक्शन अंडर सेक्शन 44 AE किसके लिए है, बिजनेस ऑफ द पेइंग हायरिंग एंड लीजिंग गुड्स कैरिज व्हीकल, माल वाहक वाहनों को किराए पर चलाने का व्यवसाय। देखो जो भी हमें जो गुड्स कैरिज जो व्हीकल्स हैं उसको यदि हम हायरिंग पे चलाते हैं, पेलिंग या फिर लीज पे देते हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए हम मैक्सिमम कितना गुड्स होने चाहिए, हमारे कैरिज व्हीकल्स है वो 10 मैक्सिमम हमारे पास अप टू 10 हमारे पास क्या होने चाहिए, कैरिज व्हीकल होने चाहिए, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग प्रोविजन के अकॉर्डिंग। अब इसमें देखो इसमें कितना करेंगे हम प्रॉफिट का डिक्लेयर। देखो इसमें है अमाउंट ऑफ द मिनिमम प्रॉफिट टू बी डिक्लेयर, किसमें न्यूनतम लाभांश घोषित करने की कितनी राशि है। फर्स्ट है इसमें केस इन केस हैवी गुड्स व्हीकल, यदि हमारे पास हैवी गुड्स व्हीकल है 100 पर टन इन द ग्रोस व्हीकल वेट फॉर एवरी मंथ और द पार्ट ऑफ द मंथ। ये हमें क्या है कि जो हमारे पास हैवी व्हीकल गुड्स जो व्हीकल है उसके लिए हमें जो प्रॉफिट डिक्लेयर करेंगे उसकी मिनिमम जो अमाउंट कितनी है 100,000 यानी 1000 पर टन के हिसाब से, ठीक है ना, पर मंथ के हिसाब से और मंथ का कोई भी पार्ट के हिसाब से। सेकंड है इन केस ऑफ द अदर व्हीकल, देखो जो हैवी व्हीकल के अदर जो भी व्हीकल है उसके लिए 75 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमें हमारे जो व्हीकल्स हैं जो गुड्स कैरी जो व्हीकल है उसके संबंध में हमें जो अंडर सेक्शन कौन सी दे रखी है वो दे रखी है अंडर सेक्शन 44 AE। ओके, और मैक्सिमम हम कितने व्हीकल्स को हम इसमें कैरेज को रख सकते हैं, वो रख सकते हैं अब 10, ठीक है ना, 10 रख सकते हैं। ओके, अब हमारे जो PGP वाला जो हमारा PGP का जो हमारा क्या था, हमारा टॉपिक था वो हमारा इसमें एंड हो चुका है और हमारे नेक्स्ट जो क्लास होने वाली है वो PGP के लिए इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर में जो अलग अलग सेपरेट कॉमर्स एग्जाम में पूछे हुए हैं या फिर संभावित जो आगे आने वाले हैं उन सभी को इंक्लूड करके एक जो क्वेश्चंस की सीरीज हम आपके लिए प्रोवाइड करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके फ्रेंड्स, हमारे जो चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करो, ठीक है ना।
क्लास को, और हमारी क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें। जब न्यू क्लास में अपलोड करूँगी तो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और अपनी स्टडी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।